हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन व्हाट ग्राउंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग क्रिटिसाइज। मतलब हमें कहें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर क्या है और किस किस बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे इसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा है, Indian Constitution is a vast and unique constitution and all over the world, as it is a living document which can be modified with the need and changing nature of the society। देखिए कितना अच्छा नाइसली इंट्रोडक्शन किया है कि हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ इसमें बता दी है और इसके साथ जैसे कि और कुछ हाईलाइट भी करने हैं, तब नंबर आपको जैसे कि यहाँ पे जैसे उनके यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट किया है, उसके बाद जो आपका लिविंग डॉक्यूमेंट है इसको अंडरलाइन किया है, उसके बाद ये देखिए कि नीड एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी, कि हमें जैसे जैसे नीड होगी उसके हिसाब से हमने इसी तरीके से, अगर एग्जांपल है देखें तो लगभग 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए। क्यों कि हमें नीड है और हमें जो एक टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से जो हमें जरूरत है, और वेलफेयर सोसाइटी के लिए, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पर ये परिवर्तन आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि बहुत सारे फीचर हैं, तो आप अगर ऐसे बना रहे हैं, नहीं तो सिंपल में आप एक अगर टाइम परमिट करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बना के कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या कहते हैं आपके जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये जितने भी मेन फीचर है उसको यहाँ पर हाईलाइट करके फिर नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर टाइम परमिट करता नहीं तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट करते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथीएस्ट एंड द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि ये था कि जैसे कि कई बार होता है ना कि एग्जामिनर जो होता है आपके कॉपी चेक करते करते ऊब जाता है। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट में सारे प्रोविजन को आपने बता दिया है तो वो समझ जाए कि हाँ बंदे ने ये पॉइंट लिख दिया है, तो आगे भी तो वो उस हिसाब से आपको नंबर पहले, अगर कई बार होता है कि उसको पढ़ने का मन भी नहीं रहे तब भी वो कॉपी चेक करके आपको नंबर मिलेगा। तो ठीक है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन इट हैज़ 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। नाउ इट बिकम 44 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। तो ये इससे प्रूव हुआ कि लेंथीएस्ट है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है कि पावर जो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर जो पावर होता है वो गवर्नेंस को जो आता है वो सिटीजन के थ्रू आता है। एज ए वहाँ पर जो मेंबर जाते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, कि सिटीजन के जो इंडियन पीपल है उसके रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक मेन फीचर है। जैसे इन्होंने लिखा है कि एज इट गिव पावर टू द पीपल इलेक्टेड इट हेड ऑफ द स्टेट, कि पीपल जो है उसका हेड ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, कि इलेक्टेड इट्स हेड ऑफ द स्टेट्स, तो ये लाइन आपको जो रिपब्लिकन फीचर है ना, रिपब्लिकन वहाँ पे ज़्यादा लिखिएगा तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड इंडिपेंडेंट फंडामेंटल ड्यूटी। तो इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को एक शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन देने की बात की है, कि अलग अलग से फंडामेंटल राइट को नहीं बताया, डीपीएसपी को नहीं बताया, फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों जो है एक साथ कंबाइन है, कि ये दोनों तीनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए उन्होंने एक साथ कंबाइन करे। तो क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमने क्या सीखा है, यहाँ से देखना है कि लोग बच्चे जो अटैम्प्ट कर रहे हैं इनको जो नंबर मिल रहा है 22 नंबर दिए जाते हैं, तो क्यों इनको इतने नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ यूनिक किया है, उन्होंने चेंज किया। कि वही रटन के फंडामेंटल राइट सबको अलग अलग डिफाइन करते नहीं, थोड़ा सा आपको यूनिकनेस लानी पड़ेगी। इन लोग है कि फंडामेंटल राइट गिव टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वेयर एज द डीपीएससी गिव द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। और ये जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है तो फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पर आप एक लाइन यहाँ पे कोमा करके एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी रिप्रेजेंट एज नीड फॉर द डेवलपमेंट एज सोसाइटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी को हमें एक राइट को प्रोटेक्ट की तरह करने के, राइट एक ड्यूटी की तरह फॉलो करने चाहिए। तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में लिख सकते हैं कि अगर हमें राइट को अवेल कर रहे हैं तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है कि हम जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मैनर है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, ठीक है, तो सभी के लिए एक ही नागरिक। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है कि प्रोविंस का अलग होता है और सेंट्रल लेवल पे जो होता है उसका अलग सिटीजनशिप होता है। सोशलिस्ट एंड सेकुलर नेचर, जो हमारे जो सोशलिस्ट और सेकुलर इंडियन जो है वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात कही जाती है, जिसके अंदर आर्टिकल
39 के अंदर जो और 38 के अंदर जो है 38 के अंदर वेलफेयर स्टेट के स्टैब्लिश करने की बात कही है टीपीएससी में। तो ये है एंड पर्टिकुलर रिलीजन। और सेकुलर का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि हमें किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, हमें रिलीजन के सभी को न्यूट्रल रखना है, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके प्रोग्रेसिव के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम रिलीजियस में इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी सुपरमेसी। क्या है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट्री के सुपरमेसी के साथ साथ उनके बीच का जो सिंथेसिस है तो ये दिखाता है। एज ए पार्लियामेंट्री हैज़ नॉट अनलिमिटेड पावर एज यूके, Parliament also had independent judiciary not as much as Supreme Court of USA। तो जो यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरह उतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और साथ साथ पार्लियामेंट जितना जो यहाँ इंडिया के है उतने वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों को मिक्स फीचर के रूप में लिया गया है। फिर क्या है आपका, यह है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है, क्योंकि समय समय पर हमें इसमें अपने चेंज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेम पार्ट कैन बी अमेंडेड विद द सिंपल मेजोरिटी एंड सम ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कह दिया कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है ताकि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस कर सके। इसके लिए जैसे कहा कि एज ए जुडिशरी इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज़ दे कैन मेक अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरी एंड इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनकी जो इंडिपेंडेंट है जुडिशरी की उसका उनका टेन्योर है, सैलरी क्या है, अलाउंस क्या है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स किया ताकि जुडिशरी जो है अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। फिर है द इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है कि एज ड्यूरिंग द आर्म रिबेलियन वॉर इंडिपेंडेंट, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा आपका, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, इमरजेंसी इज प्रोविंशियल नहीं, यहाँ पे आपका जो है जैसे कि जो इमरजेंसी लगाया जाता है आपका, जैसे कि आर्म रिबेलियन हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आप ये नहीं लगाते कि जो 1975 में जो लगाया गया था इसी के नाम पे लगाए थे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, जो आर्म रिबेलियन कर दिया गया है। तो आर्टिकल 3 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। फिर देयर इज ए टायर ऑफ गवर्नमेंट, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, बट जो 23 और 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटी की स्थापना की गई, तो ये रहा था। उसके बाद आप देखते हैं क्रिटिक और काउंटर एग्रीमेंट। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये क्रिटिक बता रहे, साथ साथ में काउंटर पॉइंट भी बता रहे, जैसे कि कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, कीप इन इंडियन विजन, कि इंडियन विजन को देखते हुए वहाँ से लिया गया है। बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमने बोरो किया ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री, कीप कंट्री एस्पेक्ट, कि कंट्री के, क्योंकि हमारे जो कंट्री का वास्टनेस है, बहुत डाइवर्सिटी है, इसको देखते हुए हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन लिए हैं ताकि हम अपने सूटेबल के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एज ए सिंपल टू रिमूव मिसयूज, कि लैंग्वेज अगर ज़्यादा सिंपल होता तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ली गई। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिया गया है कि जो एज सम टाइम होगा रिजिड बट इट इज़ फ्लेक्सिबल, कि कुछ समय जो सिंपल मेजोरिटी से कभी कभी स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, तो ये बात कही गई है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद है एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोल ऑफ आवर नेशन विच मेक आवर नेशन टू बी डेमोक्रेटिक एंड मिस यूजर डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, क्या कह रहे हैं कि जो इंश्योर द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा प्रीएम्बल में अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है, इसलिए इनको नंबर भी मिला है, और साथ साथ में आप ये देख रहे हैं गुड नंबर, 22 नंबर आना बहुत अच्छी बात होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।